गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के बारे में, केमिकल काइनेटिक। इससे पहले की जो यूनिट हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कहीं हद तक उनका कुछ ना कुछ पार्ट +1 में आता है। यही जो यूनिट है खास करके जो बच्चों को परेशान करती है, केमिकल काइनेटिक। क्यों? क्योंकि इसका कुछ भी पार्ट हम +1 में नहीं पढ़े थे। तो आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक, जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मीन्स मोशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में स्टडी करना। अब मोशन के बारे में स्टडी करने से क्या मतलब है? रिएक्शन कहते ही किसे है कि जब एक रिएक्टेंट मेरा चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, यही है। यानी कि जब किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, देन हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। मान के चलिए कि आपने 100 ml वाटर को हीट किया, वाटर को हीट किया। हीट करने के बाद होगा क्या? ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता रहेगा? वेपर के अंदर, चेंज इनटू वेपर। पहले क्या होगा? इस 100 ml में से पहले हम देखते हैं, यानी कि जब हम बात करें, अब ये मेरे दो क्या होंगे, यहां पर जो ये वाटर है, वाटर क्या है? मेरा रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या रहेगा? वेपर। यानी कि पहले वाटर कितना था मेरा? 100 ml। जब मैंने हीट करना स्टार्ट किया उस टाइम पर बिल्कुल इनिशियल कंडीशन, वेपर कितना जनरेट हुआ? 0 ml। बाई वॉल्यूम में मेजर कर रहा हूं तो देख लीजिए, आफ्टर सम टाइम 5 मिनट बाद मैं देखता हूं कि ये कितना रह गया? 90 ml। और ये कितना चेंज हो गया? 10 ml। उसके बाद ये कितना हो गया? 50 ml। ये कितना हो गया? 50 ml। यानी कि एक रिएक्शन आगे जो प्रोसीड करती है, आगे जो बढ़ती है, उसे पहचानने के मेरे पास दो तरीके हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि जो रिएक्टेंट है, एक तो इसमें क्या होता जा रहा है? डायरेक्ट मेरा डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट मेरा कम होता जा रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? मेरा बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि रिएक्टेंट का कम होना और प्रोडक्ट का बढ़ना, ये मुझे इस बात को बताता है कि रिएक्शन मेरी आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है। अब इस रिएक्शन को देखिए, तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जब ये कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने ऑप्टिमम स्टेज तक थी, मैक्सिमम थी, तब मेरी रिएक्शन क्या हुई? फॉरवर्ड मूव करी। जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तब तब मेरा क्या बनता जाएगा? प्रोडक्ट मेरा बनता जाएगा। एक कंडीशन मान के चलिए कि जब मेरा प्रोडक्ट कंप्लीटली बन चुका है, तो यहां कितना? 100 ml। अब जरा एक बात बताइए कि यहां बचा 0 ml, क्या अब भी मेरा ये जो वाटर है वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली वाटर मेरा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से एक फैक्टर निकल के आता है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? वो ये है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे मेरी रिएक्शन आगे फर्दर मूव करनी बंद होती जाएगी। कैसे? तो एक फैक्टर याद रखेंगे, ग्रेटर द कंसंट्रेशन क्या होगा? फास्टर इज द रिएक्शन एंड वाइस वर्सा।
आइए बात समझ कि जैसे जैसे मेरी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे मेरा जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल जीरो होगी, उसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली बन चुका है, अब रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि रिएक्शन आगे मूव नहीं करेगी, इससे आगे मूव ही नहीं कर सकती जब पूरा ही मेरा प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। अब इस रिएक्शन को मूव कराने के लिए आगे जब मूव करती है तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा, जैसे कि एक कार आगे मूव करती है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 घंटे के अंदर, यानी कि कार को मेजर करने के, यानी कि जो कार मेरी आगे मूव कर रही है उसको मेजर करने के लिए मेरे पास यहां 2 फैक्टर निकल कर आए, एक तो उसकी डिस्टेंस और एक उसकी क्या है, टाइम। ऐसे ही रिएक्शन आगे कितना मूव हुई है, किस रेट से मूव हुई है, उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, ऐसे यहां पर ये 2 फैक्टर है। कौन कौन से? सबसे पहला है उसका कंसंट्रेशन और दूसरा क्या है, टाइम, कि जो मेरी कंसंट्रेशन है उसे डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा है, वो किस हिसाब से आगे डिक्रीज हुई है, यानी कि 10 ml रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगा है, अगले 10 सेकंड को, अगले 10 ml को कितना टाइम लगा है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने में, उससे अगले 10 ml को कितना टाइम लगा है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने में, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन पहले से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हो गया नोट। देखिए जरा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का डायरेक्ट फंडा किससे है, टाइम से, यानी कि रिएक्शन मेरी किस टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो इसकी टाइमिंग के बेस पर हमने पूरी रिएक्शंस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट वन वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड वन है नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। सबसे पहले बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिन्हें रिएक्टेंट से कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने में 10 रेज टू पावर -12 टू 10 रेज टू पावर -16 सेकेंड का टाइम लगता है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल इसका AgNO3 प्लस के NaCl चेंज इनटू एक्वस सॉल्यूशन, AgCl प्लस के NaNO3। दूसरी ऐसी रिएक्शंस जिन्हें कंप्लीट होने में मे बी डेज और मंथ्स, जिन्हें कंप्लीट होने में या तो कुछ दिन लगे या फिर महीनों भी लग सकते हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। थर्ड वन ऐसी रिएक्शंस जो ना तो ज्यादा स्लो हो और ना ही ज्यादा क्या हो, फास्ट हो, उन्हें रखा जाता है थर्ड कैटेगरी के अंदर। और इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 चेंज इनटू, ये डिकम्पोज होता है N2 प्लस के 2H2O। अब बात ये आती है कि ये जो 3 कैटेगरी बनी है रिएक्शनों की, भाई किसी को तो बहुत कम समय लग रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने में,
किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। ऐसा होता क्यों? ये बेसिकली होता है, इसके लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो सबसे पहला है उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड, यानी कंपाउंड के बीच में बनने वाला बॉन्ड। हम जानते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए कि भाई एक कोई भी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कब चेंज होगा? जब रिएक्टेंट के बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, टूटेंगे और क्या करेंगे? नए बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अब डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और उसी एनर्जी के बेस पर ये हो जाती है मेरी तीन कैटेगरी। वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनके बीच के बॉन्ड बहुत जल्दी टूटते हैं और वो नए बॉन्ड बहुत जल्दी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शंस बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, और इन रिएक्शनों को जो इनका रिएक्टेंट है उनका बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, यानी कि एनर्जी जो उन्हें दी जाती है, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो टूटने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इसलिए वो रिएक्शंस अपना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए कुछ दिन भी ले सकती है, कुछ महीने भी ले सकती है, तो उन्हें बोला जाता है वेरी स्लो रिएक्शन। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। आइए इतनी बात समझ। देखिए अभी तक लास्ट वन कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो मेरा रिएक्टेंट है किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट के अंदर। टाइम के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज। अब इसका रेट, रेट का मतलब टाइम। देखिए अभी तक कंक्लूजन क्या निकल कर आया था कि एक रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। रेट यानी कि टाइम जो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगा होगा, हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट किसी भी वर्ड के आगे अगर रेट आता है तो मींस क्या है? यानी कि उसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन किस हिसाब से आगे बढ़ी है। जैसे जैसे मेरा डिक्रीज होगा रिएक्टेंट में, तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम। या फिर दूसरा हम फैक्टर क्या बोलते हैं? जैसे जैसे मेरे ये रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसी रेट से क्या होगा? मेरा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। या फिर दूसरा हम इसे बोल सकते हैं इज इक्वल टू होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम। यानी कि इसी अगर हम कॉमन भाषा में समझे तो हम बोल सकते हैं कि जब एक रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट है ए, वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी के अंदर, तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मेरा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा डिक्रीज का मतलब माइनस, सॉरी माइनस का मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन किसकी? ए की, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? DT। यानी DA क्या है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या मेरा A, इज इक्वल टू होगा किसके? इंक्रीज, प्लस का मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? प्रोडक्ट की। इसे क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके बेसिस पर एक दो जितने भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कराए हैं। आप वहां जाकर के वहां से वो न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। प्लीज नोट डाउन।
देखिए अभी तक क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के साथ, तो मैं क्या देखता हूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि कोई भी एक रिएक्टेंट इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसी के रेस्पेक्टिवली इंक्रीज होगी। इसके बाद मैं बोलता हूं कि ए प्लस में बी ऑफ बी चेंज इनटू सी ऑफ सी प्लस में डी इनटू डी। अब इसका जो रेट है यानी कि रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या तो मैं बोलूं कि डिक्रीज इन रिएक्टेंट या फिर मैं बोल दूं कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीज है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और इसका जो भी मोल्स होंगे ए इंटू में बी, यहां पर बी, और इस इक्वेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई कि जो रेट है, लेबोरेटरी के अंदर ये चीज जब टेस्ट हुई तो वहां देखा गया कि जो रेट है वो डिपेंड इन ए और बी के ऊपर ना करते हुए कोई और एल्जेब्रिक होते हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। कहने को तो लगभग दोनों एक ही हैं, लेकिन ये मेरा थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और इसे बोला जाता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मेरा निकल करके आता है, इसे बोला जाता है रेट लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं दोनों के अंदर, तो ए की वैल्यू आती है के इज इक्वल टू के ए ऑफ ए बी, फर्स्ट वाले के लिए, वेयर के क्या है मेरा रेट कांस्टेंट, जो मुझे बताएगा कि रिएक्शन मेरी किस रेट से आगे बढ़ रही है। ए और बी क्या है, ये मेरी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की। नोट डाउन। देखिए आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, मेरा सम होता है पावर्स का। किन के पावर का? कि अगर मुझे अभी जो इससे पहले लॉ देखा था कि रेट मेरा इक्वल टू है के ए रेज टू पावर ए प्लस में बी रेज टू पावर बी। तो वे आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा ए प्लस में बी, यानी कि जो ये मेरी कंसंट्रेशन की जो पावर होगी इनका जो समअप होता है वही क्या होता है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्पेशली हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहां से 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स में।
जैसे कि मैं बता देता हूं, क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर मुझे रेट इज इक्वल टू दे दिया कि a की पावर 3/2 और b रेज टू पावर 1/2। तो क्या होगा? ऑर्डर सॉल्यूशन। एक मार्क्स में ऐसा करके कुछ आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा आपका क्या होगा, इनकी जो एक्सपोनेंशियल पावर होंगी इनका सम, कि 3/2 प्लस में 1/2 कितना होगा 4/2। तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया 2, सॉरी कट गया वीडियो में, तो कितना आया 4/2 इक्वल टू किसके 2। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया, ये वैल्यू मुझे बताती क्या है बेसिकली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे इस बात को बताता है कि मान के चलिए अगर मेरा किसी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट आया, किसी एक रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड आया, किसी एक रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड आया, किसी एक रिएक्शन का ऑर्डर मेरा 0 आया। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि जो रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा होगा, अगर उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब है कि उस रिएक्टेंट में से, जैसे कि A प्लस में B प्लस में C प्लस में D चेंज इनटू किसी एक प्रोडक्ट E के अंदर चेंज होता है। तो यहां मेरी 4 कंसंट्रेशन है इस रिएक्टेंट के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे जिनका ऑर्डर फर्स्ट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, उसे कितना फर्दर टाइम लगेगा आगे कंप्लीट होने में, उसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है, वो ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी या डी भी, यानी कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उसे कितना टाइम आगे लगेगा। जिनका ऑर्डर सेकंड है वो डिपेंड करेगी दो कंसंट्रेशन डिपेंड करेंगी कि रेट किस हिसाब से बढ़ेगा उस रिएक्शन के लिए। अगर ऑर्डर मेरा 3 है तो क्या होंगे, मेरे 3 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर 0 है तो इसका मतलब इनमें से कोई भी एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चाहे किसी की कंसंट्रेशन में कम कर दूं, किसी की भी ज्यादा कर दूं, वहां रहेगा क्या, वहां कोई अननोन फैक्टर रहेगा जिसे मैं एज ए कोई कैटलिस्ट हो सकता है, कोई भी जैसे कंडीशन होती है एचपी वगैरह रही, मेरी हाई टेम्परेचर रहा, कुछ और फैक्टर रहेंगे, यानी कि ये नहीं रहेंगे। तो बेसिकली फंडा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये। अब आपके सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 2 टाइप से बता हुआ है, यानी कि इन डिटेल हम पढ़ेंगे कौन कौन सा, एक तो 0 ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। यहां से आपका डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो प्लीज नोट डाउन और आगे हम करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, यानी कि कोई भी एक मेरा रिएक्टेंट रहा होगा, वो जब प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा, जो रेट है, रेट क्या होगा, के कंसंट्रेशन, अगर जीरो ऑर्डर किया तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो। रेट क्या है, डी ए, यानी कि चेंज इन रिएक्टेंट। अब चेंज इन रिएक्टेंट क्या होगा, माइनस, डिवाइडेड बाई के क्या है, डी टी इज इक्वल टू किसके होगा, के। और जब किसी की भी पावर जीरो हो तो मीन्स क्या है, वन। तो माइनस के डी ए इज इक्वल टू किसका है, के डी टी। और यहां से डी ऑफ ए इज इक्वल टू किसका आएगा, माइनस के ऑफ डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां से क्या बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू में क्या है, डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन ए माइनस में इसका कितना होगा, किसका, डी टी का होगा, वेरिएबल टी है तो डी टी प्लस के क्या है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आई। अगर मुझे लिमिट नहीं दे रखी तो इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं क्या करता हूं, व्हेन मान के चलता हूं जब मेरा जो ए है वो इक्वल टू रहा होगा, जब मेरा टी बराबर जीरो था, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब मेरा क्या था, टी बराबर जीरो के था, देन जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। आई बात को समझ, मैं क्या कह रहा हूं कि जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब मेरा टाइम जीरो था, उस टाइम पर जो उसकी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, वो कितनी थी, ए नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इस वैल्यू को जब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस के, यहां पर जीरो प्लस में आई, तो आई की वैल्यू आई मेरी कितनी, ए। इस वैल्यू को अगेन हम पुट कर देंगे, आई की वैल्यू पुट किसमें कर देंगे, आई होप मैं ठीक हूं, नहीं सॉरी, आई इक्वल टू किसके है, आई नॉट के। देन आई की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट, और इस वैल्यू को किसके अंदर पुट करेंगे, अगेन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो होगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर तो होगा ए इज इक्वल टू होगा माइनस में के टी प्लस में क्या है, ए नॉट। वैल्यू इधर आएगी तो ए माइनस के ए नॉट इज इक्वल टू किसके, माइनस के टी के, यानी कि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो क्या होगा, माइनस के टी इक्वल टू माइनस। ध्यान रखना, देखिए माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे, ए नॉट माइनस के किसके, ए के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां जो टी आएगा वो होगा वन अपॉन के ए नॉट माइनस के किसके, ए के। तो अब ये यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये ए नॉट है इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही हम इसका निकालते हैं टी हाफ, यानी कि हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड क्या होता है कि वो टाइम जितने में ये रिएक्शन क्या है, मेरी आधी कंप्लीट हो चुकी है, उसे बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड। यानी कि मान के चलिए अगर मेरा यहां पर ये जो ए है अगर 100 ml रहा हो तो हाफ कब होगा, जब ये 50 ml प्रोडक्ट में बदल जाएगा और 50 ml क्या रह जाएगा, मेरा रिएक्टेंट रह जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, उस टाइम को बोलेंगे हाफ टाइम। और हाफ टाइम कब निकालेंगे, जब मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो समझ में इस बात को कि ए जो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि इसे मैं बोलता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बोलूंगा कि ए नॉट किस में चेंज हो जाएगा, जब ए नॉट बाई 2 के अंदर, यानी कि जब ये हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उस टाइम पर जो इसका टाइम रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, हाफ टाइम पीरियड। यानी कि व्हेन
टी इज इक्वल टू कितना है, T1/2 एंड A0 जो है वो क्या होगा, A0/2। सॉरी, जो A है वो कितना हो रहा होगा, A0/2 के अंदर। तो देखिए जरा, T1/2 इज इक्वल टू 1 में K A0 माइनस में ये जो A है इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, A0/2। और A0 में से A0/2 गया तो कितना बचा, ये आया आपका A0/2, यानी इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है आपका हाफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों के दोनों जो आपके रिजल्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। वेयर के इज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपका न्यूमेरिकल्स के लिए, प्लीज नोट डाउन। देखिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी की, ए मेरा चेंज होगा किसके अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका रेट होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसकी जब पावर कितनी होगी 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 1 है। तो देखिए जरा, रेट किसका, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है, dt इज इक्वल टू के ऑफ ए। तो माइनस को इधर ले जाएंगे, तो देखिए जरा, डी ए ओवर ए को इधर लेके आएंगे तो डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू होगा माइनस के इंटू में किसके है, डी टी के है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो मैं दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, तो डी ए ओवर ए इक्वल टू माइनस में के ऑफ डी टी। तो यहां से क्या होगा, यानी कि 1 में ए, यानी इसे मैं क्या बोल सकता हूं, ये है मेरा 1 में ए, और यह वेरिएबल क्या है जिसके साथ से चेंज हो रहा है, डी ए। यहाँ पर माइनस में के बाहर और इंटीग्रेशन किसका, डी टी का। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, नेचुरल लॉग ln ऑफ क्या है ए इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रल आई। उसके बाद वही सेम कंडीशन, व्हेन जब टाइम बराबर मेरा 0 था तो उस टाइम पर जो मेरी ये ए था वो क्या था मेरा, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ए जो था मेरी वो क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इस बात से कंफ्यूज मत होना, ये ए नॉट जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है इस रिएक्टेंट की। तो क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को जब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं तो एल एन यहाँ क्या होगा, नॉट इक्वल टू माइनस के, यहाँ पर 0 इज इक्वल प्लस में आई। तो यहां से आई की वैल्यू जो निकल करके आई है वो आई है एल एन ए नॉट। इस वैल्यू को हम दोबारा पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इनके पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा, एल एन ए इक्वल टू माइनस में के टी प्लस में क्या बोल सकता हूँ, आई की प्लेस पर एल एन आई नॉट, इसे इधर ले जाऊंगा तो माइनस, तो एल एन ए माइनस में एल एन ए नॉट इक्वल टू किसके, माइनस में के ओवर टी के। यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो वेरिएबल एल एन ए नॉट माइनस के एल एन ए इक्वल टू माइनस के ओवर टी के। तो के इससे ये गया एल अपॉन में एन, मतलब कि लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसे क्या बोल देंगे, एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाई के क्या है ए इज इक्वल टू किसके है, के टी के। और जब यहां से मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो k इक्वल टू आएगा 1 में टी एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाई के क्या है ए के। उसके बाद क्या है, इस नेचुरल जब इसे लॉग के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो k इक्वल टू क्या आती है मेरे वैल्यू 3.303 लॉग डिवाइडेड बाई में टी ए नॉट ओवर। अगर मुझे इसका हाफ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो हाफ टाइम पीरियड क्या है, वही सेम चीज,
जब मेरी जो ये कंसंट्रेशन है किसके अंदर चेंज हो जाएगी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी टोटली हाफ के अंदर, यानी कि मेरा आधा रिएक्टेंट चेंज हो चुका होगा आधे प्रोडक्ट के अंदर। तो उस टाइम पर मैं बोलूंगा कि जो मेरा टी है वो 1/2 और जो मेरा ए है वो चेंज हो जाएगा A0/2 के अंदर। तो यहां से टी 1/2 देखना जरा, 1/k 2.303 log A0 और A इक्वल टू किसके, A0/2 के अंदर। तो A0 से A0 2 ऊपर जाएगा, तो T 1/2 इक्वल टू 1/k 2.303 log 2, और ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर आती है T 1/2 इज इक्वल टू 0.693/k। ठीक है, ये निकल के आएगा टी हाफ टाइम पीरियड किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोनों, और इन्हें हम देखते हैं कि इनके रिजल्ट को हम कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट करने के लिए। तो उससे पहले प्लीज नोट इट डाउन। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। सबसे पहले फर्स्ट वन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हैज ए रेट कांस्टेंट, जिसका रेट कांस्टेंट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि के की वैल्यू मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में दी थी 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड पर सेकेंड। सॉरी, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। ये क्या कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन पहले उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 5 ग्राम, वो कह रहे हैं कि 3 ग्राम कन्वर्ट होने में उसे कितना टाइम लगेगा। सबसे क्वेश्चन आया समझ। तो देखते क्या है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो उसके लिए टाइम टी इक्वल टू होता क्या है कि 1/k 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखिए जरा 1 में के की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू में 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 5, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 3। तो यहां से क्या होगा 2.303 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 3, यहां से ये कट हुआ तो नीचे 3 से 3 कैंसिल, log 5 माइनस के log 3, यानी कि आपके पास बचा 2.303 अपॉन में 115 log 5 माइनस के log 3। तो जो भी ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी वो क्या रहेगा, वही मेरा टाइम रहेगा जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा था। और सबसे बड़ी चीज टाइम रहेगा किसमें, जो भी मुझे रेट कांस्टेंट की ये यूनिट दी हुई है किसके अंदर दिया हुआ है सेकंड के अंदर। ठीक है, नोट डाउन। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2। कई बार ऐसा होता है कि जो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, अगर ये क्वेश्चन में मुझे दी हुई है और डायरेक्टली कई बार होता है, कई बार नहीं बहुत बार ये होता है कि क्वेश्चन में मुझे ये नहीं दिया होता कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। उस टाइम पर मैं कैसे ये जज कर पाऊंगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ठीक है मेरे पास 2 फॉर्मूले, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैं सिर्फ और सिर्फ इस के की वैल्यू को देख करके बता सकता हूं। वो कैसे, सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू किसकी है के, और यहां पर क्या है कोई भी एक ये है ए। रेट लॉ से हमने पढ़ा है, रेट क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या है dt इज इक्वल टू किसके के, और यहां क्या है जिस भी ऑर्डर के ये रिएक्शन रही हुई, यानी कि देखिए
ए यहां पर क्या है, ये कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के क्या है मेरा सेकंड इक्वल टू के, और यहां पर ये क्या है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट जो भी रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, सेकंड ऑर्डर है तो 2, जीरो ऑर्डर है तो 0। तो इसका मतलब अगर मैं यहां सब के की वैल्यू निकालना चाहूं, वो वाली के की वैल्यू, तो क्या होगा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के सेकंड, और यहां से क्या आएगा कंसंट्रेशन, तो इसकी पावर क्या होगी n, और ऊपर इक्वल टू किसके के, इसका मतलब k इक्वल टू कंसंट्रेशन, यहाँ पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी टोटल पावर 1 माइनस के n डिवाइडेड बाय के क्या है सेकंड, और कंसंट्रेशन किस में मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय के क्या है सेकंड, और इसकी पावर क्या है 1 माइनस के n। अब n के प्लेस पर अगर मैं 0 रख दूं तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट आ जाएगी, अगर 1 रख दूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी, 2 रख दूं तो सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी। यहां से मैं ये सारी यूनिट यहां से निकाल सकता हूं, जैसे कि ये देखते हैं कि फर्स्ट के लिए यूनिट क्या होगी, n इक्वल टू कितना रखेंगे 1, तो मोल पर लीटर, यहाँ क्या होगा 1 माइनस में n के प्लेस पर 1 डिवाइडेड बाय के क्या है मेरा सेकंड, 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है सेकंड, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दिख रहा है वहां पर, दिख रहा है, तो यहां से हम जितनी भी ये वैल्यू रही होंगी, ये जो मुझे यूनिट दे रखी है, केवल इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं सारी के सारी यूनिट्स निकाल सकता हूं। तो दोबारा इस चीज को ध्यान रखना, मैं अलग से नोट डाउन करके लिख देता हूं। यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उस रिएक्शन का ऑर्डर पहचान सकते हो, वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, केवल इस कांस्टेंट की हेल्प से, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय के क्या है ये मेरा सेकंड, और इसकी पावर क्या है 1 माइनस के n, और इसे मैं अदर वे में लिखना चाहूं तो इसे बोल दूंगा मोल पर लीटर 1 माइनस में n पर सेकंड। ये है मेरी, इसमें n की वैल्यू रख करके, n की वैल्यू रख करके आप डिफरेंट यूनिट निकाल सकते हो इस k के लिए, और बिना आप इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के, सिर्फ रेट कांस्टेंट को देख करके आप जज कर पाएंगे कि ये आपसे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट करने के लिए बोला गया है, कि वो 0 ऑर्डर के लिए टाइम पूछना चाहता है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम पूछना चाहता है, या फिर सेकंड ऑर्डर के लिए टाइम पूछना चाहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो कुछ भी मैंने बताया वो समझ आया होगा। फिर भी इससे अगर रिलेवेंट कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।